नमस्कार, मैं हूं नवविक्रम सिंह और आप देख रहे हैं संसद टीवी पर विशेष श्रृंखला संविधान और संशोधन की पहली कड़ी। 26 जनवरी 1950 भारत में संविधान लागू हुआ, अधिकार मिले, लोकतंत्र ने अपनी पहली सांस ली। लेकिन सिर्फ 14 महीनों में पहली बड़ी टकराहट शुरू हो गई। सरकार कह रही थी देश बदलना है, भू सुधार और सामाजिक क्रांति जरूरी है, और अदालतें कह रही थी कि नागरिकों के मूल अधिकार सर्वोपरि हैं। संविधान हमें यही सिखाता है। इसी टकराव ने जन्म दिया आजाद भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण निर्णायक बदलाव को, संविधान के पहले संशोधन को। अब सवाल यह है कि बदलाव क्या थे। इन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सुनील के चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट भरत चुग जी, जो कि पूर्व जज भी रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा से पहले आपको बता दें कि इस विधेयक का मकसद संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन करना और संविधान में नए अनुच्छेद 31 का और 9वीं सूची को अंतः स्थापित करना था। सदन में 18 मई को स्वीकार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक ये विधेयक भेजा गया प्रवर समिति को। प्रवर समिति ने प्रतिवेदन 25 मई को 1951 में पेश किया और समिति ने कुछ खंडों में संशोधन करने का सुझाव दिया। प्रतिवेदित विधेयक 29, 30, 31 मई और 1-2 जून को विचार में लाया गया। कुछ संशोधनों के बाद ये विधेयक 2 जून 1951 को पारित कर दिया गया। तो हम अपने मेहमानों से यही समझेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपसे ही समझना चाहूँगा। करीब 14-15 महीने ही हुए थे, ऐसे में लैंड रिफॉर्म्स की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसमें कि हमको अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा? देखिए, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो इस चीज़ को पुरजोर तरीके से स्थापित भी कर दिया था कि संविधान जो है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये एक ज्वलंत ऐसा अभिलेख है जिसे जो सैक्रोसैंक्ट तो है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें आवश्यक और अनुकूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इन 14 महीनों में जो बहुत मूलभूत जो विमर्श रहा वो था कि समाजवाद बनाम उदारवाद। आपने देखा होगा कि संविधान निर्माताओं में उदारवादी प्रवृत्ति के भी उसमें व्यक्ति सम्मिलित थे, समाजवादी प्रवृत्ति के भी सम्मिलित थे और गांधीवादी प्रवृत्ति के भी सम्मिलित थे। तो वास्तव में संविधान एक प्रकार का समन्वय प्रस्तुत करता है जिसमें तीनों मूलभूत विचारधाराओं का समन्वय भी देखा जाता है। तो समाजवाद भी है, उदारवाद भी है, गांधीवाद भी है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 जून में, उसमें जो सबसे मुख्य कारण रहा वो था समाजवाद और उदारवाद के मध्य एक प्रकार से विवाद कहें, विमर्श कहें। उदारवाद मूलतः नागरिक स्वतंत्रताओं पर फोकस करता है और समाजवाद सामुदायिक या सामूहिक अधिकारों पर बल देता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक संविधान विज्ञानकर्ता की तरफ से कि ये वास्तव में से भाग 3 जो मौलिक अधिकारों की बात करता है और भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फोकस करता है, उनके बीच में एक टकरार था। तो आपने देखोगे कि संविधान से पहले अगर हम देखें औपनिवेशिक शासन में जो भूमि सुधार था वो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय था। और भूमि सुधार मतलब जमींदारी व्यवस्था थी। तो जमींदारी व्यवस्था को जो एक औपनिवेशिक काल की एक प्रक्रिया माना जाता था, उसको समापन करने के लिए संविधान ने एक ऐसी प्रक्रिया रखी थी कि समाजवाद के तहत हम उसको लेकर आ सकें। तो पहला जो संविधान संशोधन था वास्तव में वो मौलिक रूप से भूमि सुधार पर था, जो जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित था। वो कहीं ना कहीं उन भूमिहीन किसानों के अधिकारों की बात करता था और एक भूमि परिसीमन जिसको हम लैंड सीलिंग कहते हैं, इन तीनों पर आधारित था। तो क्या संविधान समाजवाद के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो या व्यक्तिगत अधिकारों की तरफ ज़्यादा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता? तो इन दोनों के बीच में एक जो विमर्श चला था
उस विमर्श को दूर करने के लिए पहला संवैधानिक संशोधन हुआ जो भूमि सुधार को पूर्ण रूप से समस्त भारतवर्ष में लागू करने का एक पहल था। बिल्कुल, जैसा कि भरत चुग जी सर ने कहा कि एक नई पहल थी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या वजह थी देश में, किस तरीके से, जैसे मद्रास में सरकार रिफॉर्म लाना चाह रही थी लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए, ऐसे कुछ हमें केसेस के बारे में अगर आप समझा सकें और बता सकें कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 368 का इस्तेमाल करना पड़ा। अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसका इस्तेमाल महज 15 महीने में ही करना पड़ा। देखिए, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि दो राइट्स जो थे या दो वैल्यूज़ जो थे वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आए। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया कि एक फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी की भी संपत्ति उससे नहीं ली जा सकती, ये एक फंडामेंटल राइट था। और साथ ही साथ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी था जो फंडामेंटल है हमारे देश की गवर्नेंस को लेके, बट एनफोर्सेबल नहीं होता, जहाँ पे ये भी स्टेट के सामने एक ऑब्जेक्टिव था कि हम जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम की, वेल्थ की, उसको हम मिनिमाइज करेंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉपर्टी। हम ये नहीं सिर्फ हमने वोट दे दिया संविधान के बाद हर किसी को 1 मैन 1 वोट, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हम एक सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी लाना है जहाँ पे आर्थिक न्याय हमें देना है, हमें सामाजिक न्याय देना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कहते थे कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे, जो कि हिस्टोरिकल रियलिटी थी हमारे मुल्क में कि कुछ एक क्लासेस में सारा लैंड, सारी वेल्थ, सारा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड था, जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स के इंटरमीडिएरी थे जी। तो उन्होंने ये दो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो कोर्ट्स ने नॉर्मली जो टिल्ट किया इनिशियली, तमाम हाई कोर्ट्स ने, क्योंकि बहुत सारे स्टेट लॉज पास हुए, यूपी का एक जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन अलग था, अलग कानून बाकी स्टेट्स में भी पास हुए, तो नॉर्मली जो हाई कोर्ट्स थी इन सभी स्टेट्स की, उन्होंने शुरू में ये व्यू लिया कि क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है तो वो एक सुपीरियर लेवल पे है देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमारी स्टेट की और गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन है कि हमें मिनिमाइज करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, बट वो एक एनफोर्सेबल राइट नहीं है। डीपीएसपी को उस स्टेज पे या उस एलिवेटेड लेवल पे नहीं रखा इनिशियली कोर्ट्स ने। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा कानून जो सरकार पास करती है जिससे वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा सीलिंग लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा लैंड रख ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा होगा तो सरकार उसको वापस ले लेगी और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो वो सारी बातें फिर टेस्ट होने लगी और कोर्ट ने कहा कि ठीक बात है, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एनफोर्स करने के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए लैंड आप ले रहे हैं, बट फिर भी आप इस फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट का जहां भी वायलेशन होगा, चाहे वो कानून से हो, चाहे वो संविधान के संशोधन से हो, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर रखते हैं। कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है। इसको देख के लगा जो हमारी गवर्नमेंट थी कि अब सारे जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था लोगों को कि एक नया संविधान आया, एक नया आर्थिक न्याय अब लोगों को मिलेगा, तो वो जो हम टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई का जो एक वो था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब कानून से तो हम इसको नहीं कर पाए, तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही करेंगे, ताकि कोर्ट्स के पास भी एक रास्ता हो कि वो इन कानूनों की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको अपहोल्ड करें। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी सारे राइट्स को ट्रम्प कर देगा या उनके ऊपर सुपरसीड करेगा। प्रोफेसर साहब, जैसा कि भरत चुग जी ने कहा कि हल्का सा टिल्ट होने की बात की उन्होंने कि कोर्ट्स टिल्ट थे, लेकिन डीपीएसपी और जब मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था संविधान सभा में। उन मौलिक अधिकारों पर ही जब टकराव हुआ डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि उस समय न्यायपालिका जिस मुसीबत में थी, क्योंकि उन्हें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, ऐसे में न्यायपालिका के सामने भी ये चुनौती थी कि कहीं ना कहीं उन्हें जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी होगी। देखिए, चूंकि संविधान तीनों अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन भी रखती है, और विधान पालिका में और कार्यपालिका के बीच में शक्ति का समन्वयन भी देखती है। हम इसको फ्यूजन ऑफ पावर कहते हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं अमंग ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स। तो जब संविधान बना तो इसे कहा गया कि संविधान वास्तव में लॉयर्स पैराडाइज है। तो इसको न्यायपालिका ने संवैधानिकता के समक्ष या संवैधानिकता के संदर्भ में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, और सरकारों ने, मुल्क के केंद्र सरकार ने इसे सामाजिकता के रूप में इसको देखने का प्रयास किया। तो जैसा कि भरत जी ने कहा कि जो
एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केस उभर कर आया वो शायद 1951 में ही जो कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट निकल कर आया। तो कामेश्वर प्रसाद सिंह जी चूँकि एक जमींदार थे, उनकी भूमि को अधिकृत किया सरकार ने, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का एक प्रोविजन है कि आप एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी संपत्ति का अधिकार है, और सरकार ने उस संपत्ति को भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को लेने के लिए कहा कि जो अतिरिक्त संपत्ति है, क्योंकि हमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना है और अतिरिक्त संपत्ति को एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्तियों की संपत्ति लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित करना है। तो ये एक समाजवाद का परिलक्षण था जो सरकारी नीतियों में था। तो उस संदर्भ में जब केस आया तो न्यायपालिका ने तो यही कहा कि भाई ये जो आपने इनकी भूमि ली है, ये भूमि उनकी संपत्ति का हनन है, तो ये भूमि आप उन्हें वापस कर दीजिएगा। सरकार ने कहा कि हमने जो भूमि ली है ये वास्तव में हमने कल्याणकारी राज्य के उस मूल आदर्श को पूरा करने के लिए, जिसको हम समाजवाद कहते हैं। तो ये समाजवाद उदारवाद का ही जो एक तरीके से हम कहें कि संघर्ष रहा, इसमें न्यायपालिका ने उस संपत्ति के अधिकार को ही रक्षित करने का प्रयास किया और राज्यों ने, सरकारों ने उसको समाजवाद की उस प्रिंसिपल को सुरक्षित करने का प्रयास किया। तो ये जो फर्स्ट संविधान जो संशोधन आया वो इसी रूप में आया कि सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जो उससे अधिक है, सीमा से अधिक है, उसको अधिकृत कर सकती है केवल कल्याणकारी राज्य के लिए, समाजवाद के लिए। तो ताकि जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, उसको इंश्योर किया जा सके। जी बिल्कुल। भारत जी, आप से समझना चाहेंगे कि इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई गई और संशोधन में ये प्रावधान किए गए कि उसे सीमित किया जा सके कुछ हद तक, कि एकदम एब्सोल्यूट जो स्वतंत्रता है उसे परिभाषित किया गया एक तरह से। तो इसकी कैसे आप ज़रूरत देखते हैं, उस दौर में क्या था और किन नियमों के तहत ये किया गया? सो इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि वी हैड न्यूली बिकम इंडिपेंडेंट, तो बहुत सारे क्राइसिस से देश जूझ रहा था। हमारी एक विजन थी बट बहुत चैलेंजेस भी उस समय हमारे पास थे। एक रेफ्यूजी क्राइसिस था, इतना इन्फ्लक्स था और इतना आउटफ्लक्स था नेशन में। अलग अलग लेवल पे इतने डाइवर्स नेशन को साथ रख पाना वो भी एक अपने आप में चैलेंज था। कुछ ऐसी टेंडेंसीज थी लोगों में कि इस देश को, और बहुत लोगों ने उस समय कहा गया था कि ये भारत जो है वो एक देश की तरह सस्टेन नहीं कर पाएगा बहुत समय तक। और उस समय के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस देखें तो 16-17 साल एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूशन की एज है, उससे ज़्यादा वो सस्टेन नहीं कर पाया इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो बहुत लोगों ने ये बात बोली थी। तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बहुत एक डिबेट थी कि हम स्पीच, जो फ्री स्पीच के कानून हैं, इनको एब्सोल्यूट बना दें, जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली नहीं है, या हम इस पे रिस्ट्रिक्शन रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कॉम्प्रोमाइज़ उस समय किया कि हम राइट टू फ्री स्पीच देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। बट ये रियलाइज़ किया फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम सरकार ने कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे। तो आप फ्री स्पीच को रोक सकते थे, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि आप वल्गैरिटी के ग्राउंड पे फ्री स्पीच को रिस्ट्रेन कर सकते थे, बट पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते थे। पब्लिक ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन के आ रहा था, क्योंकि जैसे जब हम इंडिपेंडेंट हुए और कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक नक्सलाइट मूवमेंट था इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कुछ एक कम्युनल टेंडेंसीज थी, उनको जब सरकार ने रोकने की कोशिश करी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की कोशिश करी, उन पब्लिकेशंस को रिस्ट्रेन या सेंसर करने की कोशिश करी, तो वो सभी लोग न्यायपालिका के सामने आ गए और उन्होंने उन सारे कानूनों को, उन ऑर्डर को चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो नियर एब्सोल्यूट है, उसको आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। तो फिर रियलाइज किया लेजिस्लेचर ने कि ये थोड़ा सा एक गैप कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, क्योंकि अगर इफ वी गिव अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देश को एक साथ रखना, फ्रेटर्निटी के साथ, यूनिटी के साथ बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। तो उन्होंने 4-5 ग्राउंड्स इंट्रोड्यूस किए जिसके बेसिस पे फ्री स्पीच को और स्पीच को रिस्ट्रेन किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर उसमें एक ग्राउंड था, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक ग्राउंड था कि अगर आप कोई ऑफेंस ही करना चाहते हैं, कोई राइटिंग है, कोई वायलेंस आप कर रहे हैं, तो वो सारे ग्राउंड्स पे अब फ्री स्पीच को रोका जा सकता है। आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट आपको देश को बांट देने की
या वायलेंट कोई रेवोल्यूशन करने की आपको स्वतंत्रता नहीं है और वो बात करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसको थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, रीजनेबली उसको रिस्ट्रेन करें। तो 19 सब आर्टिकल 2 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सारे ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्शंस डाले और उसके बाद उनके लिए आसान हो गया कि अगर कोई एंटी नेशनल बात करता है या कोई इस तरह की बात करता है जो देश को बांटने की बात है, तो उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता था रीजनेबल तरीके से। रिस्ट्रेन करने की बात की, लेकिन प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो राजद्रोह जैसे जो कानून थे जो कॉलोनियल दौर के, उन्हें एक तरह से दोबारा सशक्त करने की कोशिश की गई। अगर हम पहले संविधान संशोधन को बारीकी से देखें तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? कहीं ना कहीं वो संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध था या फिर उस वक्त की ज़रूरत थी? देखिए, राज्य की सुरक्षा, राज्य की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट उस वक्त था जब जो बाद में संवैधानिक संशोधन के तहत लेकर आया यूनिटी ऑफ स्टेट, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट। तो देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में एक बहुत बारीक अंतर होता है। तो जब संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के इस प्रावधान को उसमें सम्मिलित किया संविधान में, तो ये मूलतः ही मान के किया गया कि हमें उस कॉलोनियल माइंडसेट से, कॉलोनियल ऑर्डर से एक नए युग की ओर हमारा आगमन हो रहा है। तो उसमें समानता, स्वतंत्रता बहुत अभिन्न अधिकार माने जाते हैं। इन दो को ध्यान में रखकर जो संविधान में जो राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार आया 19 से लेकर 21 तक, जिसमें 7 स्वतंत्रताओं का उसमें जिक्र किया गया। लेकिन उन स्वतंत्रता में जो एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो स्वतंत्रताएं ऐसे लग रही थी जैसे कि वो बहुत एब्सोल्यूट स्वतंत्रताएं हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम्स हैं। तो उसका, जैसे कि भारत जी ने कहा, कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो रहा था, क्योंकि हम लोग उस कॉलोनियल से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो उनको ध्यान में रखकर कि इन स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग ना किया जाए, तो उसमें से 5 ऐसे कंडीशंस डाले गए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट था स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उसमें फ्रेंड रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, ये सब ऐसे प्रावधानों का उसमें समन्वय किया गया ताकि स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं हम लोग कर्तव्यों के साथ भी जोड़ सके, कि हम स्वतंत्रता का जो प्रयोग है वो राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध ना किया जा सके, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना किया जा सके। जो हमारा परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर एक समन्वय बना हुआ है, एक सोशल कोहिजन बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इन चीज़ों को ध्यान, और हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, तो जब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है तब तक हम उन बारीकियों को, उन रियलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसा होता है ना कि जितना आप नज़दीक आते हैं, जितनी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, बारीकियाँ पता चलती हैं। तो संविधान जनता के समक्ष आया और बहुत सारे जब अनुभव हुए, तब संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान था उसमें लगा कि इसमें कहाँ कहाँ संशोधन का स्कोप है, और उन संशोधनों का जो स्कोप था वो कहीं ना कहीं उन चेंजिंग रियलिटीज़ को ध्यान में रखकर किया गया। जी भारत जी, एक महत्वपूर्ण जो 9वीं अनुसूची को जोड़ना भी है, तो मैं समझना चाहूँगा कि इसे जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसे समाहित करने से क्या प्रभाव पड़े हमारे संविधान का जो मूल दस्तावेज है उस पर? देखिए, वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो फर्स्ट अमेंडमेंट का जो क्वेश्चन था, उसमें अब लेजिस्लेचर ने रियलाइज़ किया कि हम जो भी कानून अब पास करते हैं इस पर्पस के लिए, उसको आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसके एनविल पे चैलेंज कर दिया जाता है। तो उन्होंने आर्टिकल 31 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स की, उसमें ये कहा कि हमें कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है जिसमें कुछ जो लॉज हैं जो हम लार्जर सोशल वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहे हैं, वो इमीडिएटली चैलेंज होकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना हो जाए और सारी जो हमारी सोशल रिफॉर्म स्कीम्स हैं वो बंद ना पड़ जाएँ या सस्पेंड ना हो जाए। तो हमें कोई ना कोई एक उसके लिए सेफ्टी वॉल्व बनाना है। तो उन्होंने फिर उसको 9 शेड्यूल का नाम दिया कि जो भी कानून इस तरह के जो रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशन है, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, उनको अगर हमने 9 शेड्यूल की सूची में हम उन कानूनों को डाल देते हैं, लाइक कोई ज़मींदारी एबॉलिशन लॉ है, तो वो इम्यून हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू से या कोर्ट के सामने जो चैलेंज है उससे। ये एटलीस्ट इंटेंट थी। बट जुडिशियल एंड ये था कि अगर इसमें डाल देंगे तो कोर्ट उस लॉ को एग्जामिन नहीं कर पाएगी। कोर्ट जो बैलेंस होता है पब्लिक इंटरेस्ट का या पब्लिक वेलफेयर का विद इंडिविजुअल राइट्स, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। कोर्ट को हर स्टेट में ये कहना पड़ेगा कि हम आपकी पिटिशन नहीं सुन सकते अगर आप इस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये 9 शेड्यूल में है। तो ओवर द ईयर्स फॉर्चुनेटली कोर्ट ने 9 शेड्यूल के लॉज को देखा, बट बाद में IR कोहेलो और बहुत सारे डिसीजन इस तरह के आए। उन्होंने कहा कि 9 शेड्यूल में किसी चीज़ को डाल देना
ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, हम फिर भी उस लॉ को एग्जामिन कर सकते हैं कि वो एक्चुअली पब्लिक वेलफेयर का लॉ है या नहीं, क्या वो डिस्प्रपोर्शनेट लॉ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर जमींदारी एबॉलिशन में भी अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उसको कॉम्पनसेशन देंगे, तो कहीं आप कानून बना देंगे बिना कॉम्पनसेशन दिया प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं या कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, तो ऐसे लॉ को अगर आप 9th शेड्यूल में डाल भी देंगे, कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो स्टिल बरकरार रहती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल में, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, तो वो आप नहीं ले पाएंगे। तो 9th शेड्यूल का वो एक लिमिटेड पर्पस था, बट अगेन कोर्ट्स ने उसको पिछले 50-60 साल में काफ़ी डाइल्यूट कर दिया। यही और विस्तार में समझना चाहेंगे कि जो क्या पर्पस क्या था इसका 9th शेड्यूल का, कि कहीं ये आपको लगता है क्या जो विधायिका है और न्यायपालिका है इसमें एक टकराव की भी वजह बन सकती थी? देखिए, टकराव की वजह एक्चुअली बनी इन द सेंस दैट कि 9th शेड्यूल इनिशियली कोर्ट्स ने ऑनर भी किया। पहले कोर्ट्स ने कहा कि 9th शेड्यूल है तो हम उन कानूनों को सब्सटेंटिवली एग्जामिन नहीं कर सकते, बट देन द कोर्ट्स रियलाइज्ड कि ये तो एक एडजुडिकेटरी फंक्शन है, किसी भी कानून को देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ये कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है। दिस इज द कोर्ट्स फंक्शन इन अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो व्हेन द कोर्ट स्टार्टेड सीइंग कि ये हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही ले रहा है, तो वो फिर कोर्ट्स ने उनको सब्सटेंटिवली एग्जामिन करने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने हर केस में ऐसे लॉज को सेट असाइड ही किया, बहुत सारे लॉज मेंटेन भी हुए और कोर्ट्स ने रियलाइज़ किया कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो हमारा फंक्शन एट द एंड ऑफ द डे नहीं है। तो अगर कोई क्लियर वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स का या इसका एक कंपेलिंग जस्टिफिकेशन है, तो कोर्ट्स ने ऑन अ केस टू केस बेसिस इंटरफेयर किया भी, नहीं भी किया। बट अगेन दिस वाज द मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्टेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर अंबेडकर जैसे जो मौलिक अधिकारों के एक बड़े संरक्षक थे, वो भी इस संशोधन के पक्ष में खड़े हुए। हालांकि एक बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा देश में अलग अलग हिस्सों में। इवन अगर हम बात करें तो संसद के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद ही इसके विरोध में थे। ऐसे में हम जब देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान संशोधन के पक्ष में थे, तो क्या आपको लगता है कि इस संविधान संशोधन की जो उस दौर में ज़रूरत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हमें एक संसद का, जो कि तब राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, एक अनंतिम संसद कहें, अस्थाई संसद कहें उस दौर में, तब हमें ये पास करना पड़ा? वो क्या उस दौर में हमें कुछ और इंतज़ार करना चाहिए था? देखिए, मैंने कहा ना कि जो स्वतंत्र भारत है वो कहीं ना कहीं समाजवाद और कल्याणवाद के सिद्धांतों पर आधारित रहना चाह रहा था। तो जब समाजवाद की बात करते हैं और भारत एक कल्याणकारी राज्य था जिसकी 80% जनसंख्या उस वक्त कृषि पर आधारित थी, तो भू सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स उस वक्त सरकार की सबसे प्राथमिकता थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर प्रयास किया गया था कि हम कैसे भूमिहीन किसानों को हम भूमि प्रदान कर सकें और वो आत्मनिर्भर हो कर उस कृषि को और सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। इस आधार पर मुझे लगता है कि भूमि सुधार का प्रावधान लेकर आना पड़ा। लेकिन शायद सरकार को और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शायद इस बात की अनुभूति नहीं थी कि इस अधिनियम को संपूर्ण भारत में एक प्रकार से कार्यान्वित कर यूनिफॉर्मिटी से कार्यान्वित करना इतना आसान हो पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी राज्य सरकारें थीं उसमें अधिकांश जो विधायक थे जिन्होंने सरकारें बनाई, वो बहुत हद तक वो कहीं जमींदारी पृष्ठभूमि से आते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि खुद स्वयं से जमींदार थे, उनकी भूमि अगर अधिकृत की जाए सरकार द्वारा और भूमि किसानों को दे दी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी उसके फेवर में नहीं लग रहे होंगे। लेकिन सरकार तो चूंकि समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की बात करना चाह रही थी और वो उसका सिद्धांत भी था, तो इसलिए भूमि सुधार को उन्होंने प्राथमिकता दी और भूमि सुधार को प्राथमिकता दी। लेकिन फिर मैंने जैसे कि कहा कि वो संपत्ति के अधिकार पर लेकर कहीं ना कहीं उसमें व्यवस्था विधानसभा में, विधानपालिका में और न्यायपालिका के बीच में एक संघर्ष देखने को मिला। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक कॉन्टेस्ट था, ये कन्फ्रंटेशन था। कह सकते हैं कि एक समन्वय, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया कि न्यायपालिका ये देख रही थी कि इसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के साथ लगा हुआ है और मौलिक अधिकार जो है वो एनफोर्सेबल है।
अर्थात आप उसे न्यायपालिका में चैलेंज कर सकते हैं अगर उसका कोई खंडन होता है तो। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर कहीं ये एक प्रोविजन था कि हम कैसे समाजवादी इस संस्कृति को, समाजवादी धाराओं को, समाजवादी आधारों को और समाजवाद और कल्याणकार के प्रिंसिपल्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो लैंड रिफॉर्म से हमें आ रहा था। तो ये जो दोनों का एक प्रकार से कन्फ्रंटेशन रहा या कॉन्टेस्ट रहा, या दोनों अपने अपने संवैधानिकता पर या फिर सामाजिकता पर एक दूसरे से जुड़े रहे, इसने हमारे पहले संविधान संशोधन का जन्म रखा। ऐसा हो सकता था कि अगर इसको सभी राज्यों की सरकारें इसको बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ इम्प्लीमेंट करती, ये मानकर कि ये जो देश है ये वास्तव में देश समानता पर आधारित है, इस देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय भी आवश्यक है, इस देश में असमानताओं का हमें खंडन भी करना है, असमानताएं दूर भी करनी है। तो अगर इस चीज़ को आधार मान के करते तो मुझे लगता है कि ये पहले संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। जी, मैं एक पॉइंट अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो जी, अब जैसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की जो बात थी, तो अब वैसे आज कहना कि और वेट किया जा सकता था या और कंसल्टेशंस हो सकते थे, थोड़ा ये हाइंडसाइट जो है वो 2020 होती है हमेशा, तो कहना आसान है। पर उस समय भी एक व्यू था कि आपने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पब्लिक ऑर्डर जैसे आपने शब्द यूज़ किया, तो उसमें वो बहुत वाइड है, वो बहुत वेग है, उसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं अलग अलग, और उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफ़ी रिड्यूस करने के लिए, ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेट करने के लिए, और ये व्यू तब भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब हाइंडसाइट से लगता है कि जो शब्दों का इस्तेमाल था, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया या यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन है, इनको थोड़ा और स्पेसिफिकली डिफाइन किया जा सकता था। कोर्ट्स ने कोशिश करी इनको इंटरप्रेट करने की। फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ का एक केस था जहाँ सेडिशन की बात होती थी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेडिशन के कानून को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना है या रखना है या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल देखना है, तो आपको उसी स्पीच को पनिशेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। अगर डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं है, कोई वायलेंट रेवोल्यूशन की बात नहीं है, तो बाकी स्पीच जो है उसको आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे। तो ये जो है ये बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन और रिवोल्यूशन से ये बात निकल के आई। अब ये कहना कि उस समय बिकॉज ये वेल इंटेंशन्ड थे अमेंडमेंट्स, यू नो, दे वर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, बट हाँ ये ज़रूर लगता है कि थोड़ा सा उस यू नो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो शब्दों का यूज़ किया गया वो थोड़े और स्पेसिफिक हो सकते थे, और उसको हम थोड़ा सा और नैरोली डिफाइन कर सकते थे, बट वो सिर्फ हाइंडसाइट से हम कह पा रहे हैं आज। एक आखिरी मैं आप लोगों से कमेंट लेना चाहूँगा। आज के दौर में प्रोफेसर साहब कैसे देखते हैं जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद उसके प्रभाव किस तरीके से आपको दिखाई दिए? हम अगर बाकी सरकारों की बात करें, जो भविष्य में जो सरकारें रहीं, उन लोगों ने क्या उस संशोधन की ताकत थी उसका इस्तेमाल बेहतर किया या फिर कई बार उसका मिसयूज़ भी हुआ? देखिए, जो पहला संविधान संशोधन था उसमें मूलतः 10 जो अनुच्छेद हैं उनको संशोधित करने का प्रयास किया गया जी। 2 अनुच्छेद 31 और 31A और 31B को इंसर्ट किया गया और एक शेड्यूल 9 को इंसर्ट किया। तो ये 3 मुझे लगता है कि आधार थे जिससे पहला संविधान संशोधन हुआ। लेकिन आप देखें कि जो संविधान संशोधन हुआ उसमें संविधान को प्राथमिकता दी गई। संविधान एक सैक्रोसैंक्ट है और जैसे कि बाबा साहब ने कहा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो समय और परिस्थितियों के अनुसार और उसके अनुकूल इसमें परिवर्तन और संशोधन होते रहने चाहिए। तो ये जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, जैसे कि न्यायपालिका हमेशा करती गई है, तो सरकारों ने भी प्रयास किया कि इन संविधान को हम प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की तरह लेते चले जाएं और बदलती परिस्थितियों में हमें उसको, क्योंकि देखिए ना 75 वर्ष पहले संविधान क्या था, क्या परिस्थितियाँ थी और आज क्या है, तो ये इसलिए एक स्टैटिक नहीं है, ये सैक्रोसैंक्ट है लेकिन लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो जब हम सेपरेशन पावर्स की बात करते हैं इसका मतलब है कि विधानसभा, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने स्तर पर इसमें संविधान संशोधन करने के लिए परिपक्व हैं। और ये जो भी संविधान संशोधन है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को ये देखना है कि क्या आवश्यकता है समाज की, राज्य की, राष्ट्र की,
और न्यायपालिका को ये देखना है कि इन संविधान संशोधन में ये सुनिश्चित किया जाए कि संविधान की आत्मा को, संविधान के सैक्रोसैंक्ट नेचर को, उसे डिस्टर्ब ना किया, ऑल्टर ना किया जाए, जैसे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाद में निकल कर आया। जी बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर की जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की। एक आखिरी कमेंट देखें आपसे लेना चाहूँगा भारत जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो पूरी यात्रा रही है, हमारी संवैधानिक यात्रा रही है, उसमें जो प्रथम संशोधन हुआ उसके क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, प्रथम संशोधन के 3 ब्रॉड पार्ट्स जैसे हमने देखे। एक तो लैंड रिफॉर्म का पार्ट था, बहुत ज़रूरी था सामाजिक न्याय के लिए। फ्री स्पीच का जो पार्ट था जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, उसमें मेरा पर्सनल व्यू ये है कि थोड़ा सा हम एक्सट्रीम चले गए उसको कंट्रोल करने के लिए, वाइड एक्सप्रेशंस आ गए। थर्ड पार्ट एक जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमारा जो संविधान था वो शुरू से राइट टू इक्वालिटी देता है। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट, रेस, सेक्स और इन सब ग्राउंड्स पे। तो ये इसे कहते हैं एक फॉर्मल इक्वालिटी थी। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने, एटलीस्ट जो टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय इमीडिएटली ये रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि ओनली इक्वल्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली, इन इक्वल्स को आपको इनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नाम की भी कोई चीज़ है, एफर्मेटिव एक्शन की भी ज़रूरत है। हिस्टोरिकली हमारे समाज में कुछ ग्रुप्स ऐसे रहे हैं जो डिसएडवांटेज रहे हैं सोशली, एजुकेशनली, तो उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस थे वो भी फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आया था। तो आर्टिकल 15(4) जो था विच सेड की स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो वो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे ये। और जहाँ तक कुछ जो क्रिटिक है अमेंडमेंट्स का, उसको काफ़ी हद तक कोर्ट्स ने भी इंटरप्रिटेशन, बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ टेक्स्ट, तो कोर्ट्स उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कीपिंग इन माइंड द ट्रू स्पिरिट एंड द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कुछ इम्परफेक्शंस को कोर्ट ने भी आयरन आउट किया है और क्लैरिफाई किया हमारे लिए। तो मेरे लिए तो इट हैज़ बिन इट वाज अ वेल इंटेंशन्ड अमेंडमेंट, बट येस सर्टन पार्ट्स वील हैव टू कीप ऑन वर्किंग, एज प्रोफेसर सेड, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, so it's always an endeavor to keep trying to do our best, so that's that। और बाबा साहब भी कहा करते थे कि संविधान अपने आप में अक्षर बुरा नहीं होता है, उसको कार्यान्वित करने वाले उसको अक्षर बुरा बनाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि एक तरह से ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, जीवंत है हमारा संविधान, और समय के साथ इसमें बदलाव के, संशोधन के प्रावधान किए गए हैं। फिलहाल हमारी इस पहली कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। आप सभी का शुक्रिया।